तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं उस अनडेड डेमन स्पिरिट से लड़ता हुआ ये जान चुका था कि आखिर से लड़ने के मैकेनिज्म्स और रूल्स क्या थे। ये डेमन स्पिरिट अपने आप के डिफेंस को उस तरह से बदल लेती थी जिस तरह के हमले उस पर किए जा रहे थे। और क्योंकि इस वक्त वो डेमन स्पिरिट अपनी स्काइथ का इस्तेमाल कर रही थी, इसका मतलब था कि इस वक्त वो स्पिरिट फिजिकल हमलों के सामने कमजोर थी और मैजिकल हमलों के सामने ताकतवर। कि ये चिंग तभी उससे बचकर लगातार बहुत सारे फिजिकल अटैक्स उस पर कर देता है, जो इस बार सच में काम किए थे। कि तभी ये चिंग पाता है कि वो मारी नहीं गई थी, बल्कि वो पहले से बदल रही थी, यानी वो अपने सेकंड फेज में आ रही थी, जो कि नॉर्मली बॉस मॉन्स्टर्स का काम होता है। और अब सेकंड फेज में आने के बाद वो डेमन स्पिरिट डबल स्वॉर्ड्स का इस्तेमाल कर रही थी और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, जो कि हर एक जगह में फैल चुका था। और ये चिंग अपने सामने ये भयानक नजारा देखता सोच रहा था, उस मॉन्स्टर के चेक की वजह से मेरा सुनना तो मुश्किल हो ही गया था, पर मेरी नजरें भी अच्छे से काम नहीं कर पा रही। क्या मुझे अपनी जिंदगी बचाने के लिए मुझे ब्लड क्लाउन को डीएक्टिवेट कर देना चाहिए? पर फिर रियलाइज करता है कि उसे एक्चुअली में उसकी मदद चाहिए होगी, क्योंकि स्किल का कम से कम भी 30 सेकंड का कूलडाउन होता है और अपनी बची गई मैजिक पावर से वो बार बार ज्यादा समॉन्स नहीं कर पाएगा। पर तभी वो डेमन स्पिरिट अपनी पूरी तेजी से लगातार ये चिंग पर फिजिकल हमले कर रही थी और उसके हमले इतने ज्यादा तेज थे जिससे ये चिंग भी अच्छे से नहीं बच पा रहा था। जो बात सच में ये चिंग को काफी शौक लगती है कि अपने इतने ज्यादा एट्रीब्यूट्स बढ़ाने के बावजूद भी उसे लगा नहीं था कि वो इतनी जल्दी किसी ऐसे मॉन्स्टर से टकरा जाएगा जिसकी वो अपने इकट्ठा के एट्रीब्यूट से बराबरी नहीं कर पाएगा। और फिर वो उसके पास मौजूद आर्टिफैक्ट मैग्नेटिक प्लांट रीजनरेशन एबिलिटी का इस्तेमाल करता है, जिससे ये चिंग के घाव तो ठीक हो गए थे। तो अब उसे पूरी कोशिश करनी थी कि वो इस मॉन्स्टर से कोई भी हिट ना खाए। कि तभी ये चिंग नोटिस करता है कि उसके शरीर के अंदर आ रहे इस उजाले से वो डेमन स्पिरिट घबरा रही थी, जिससे ये चिंग जान पाता है कि ये अपनी सेकंड फॉर्म की डेमन स्पिरिट तो रोशनी भरी चीजों से डरती थी, कि इससे हीलिंग मैजिक से आ रही छोटी मोटी रोशनी से भी डर लग रहा था, जिससे वो उस पर हमला करने के लिए करीब तक नहीं आ रही थी। जिससे ये चिंग को एक बहुत ही मस्त आइडिया आता है और फिर वो अपने फायर मैजिक का इस्तेमाल करता है और वो डेमन स्पिरिट ये देखकर खुश हो जाती है, क्योंकि उसने ऐसा कर रखा था कि ये चिंग उस पर फायर बॉल्स कभी भी नहीं फेंक सकता, क्योंकि ये चिंग के शरीर से अलग होने पर वो डेमन स्पिरिट खुद उस फायर को मैनिपुलेट कर सकती थी। पर ये चिंग का यहाँ पर ये आइडिया नहीं था। वो अपनी फायर स्किल को अपने ऊपर इस्तेमाल कर लेता है और अपने शरीर पर आग लगा देता है। और क्योंकि उसका डिफेंस और स्किल्स ऐसी थी, तो ये चिंग खुद उस आग से इतनी जल्दी नहीं चल सकता था और फिलहाल के लिए तो बस उसके ऊपर बर्निंग इफेक्ट दिखा रहा था। और अब ये चिंग फटाफट भागने लगता है उस डेमन स्पिरिट की तरफ, जिसकी खुद ये चिंग से पड़ी पड़ी थी और वो भी फटाफट उससे डरकर भाग रही थी। जो देखता ये चिंग बताता है डेमन स्पिरिट को इस आग से इसलिए डर लग रहा है क्योंकि आग एक सबसे ऊंचा उजाला होती है और असल में ये बस एक इनोसेंट आत्मा थी जो कि आग में मारी गई थी। इसी वजह से इस जगह पर आग का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था, क्योंकि ये जगह इसके श्राप से श्रापित थी। पर अगर मैं फायर बॉल को किसी की तरफ फेंक नहीं सकता तो मैं खुद ही एक फायर बॉल बन जाऊंगा। और फिर अपनी डैश स्किल का इस्तेमाल करते ये चिंग उसके पूरे करीब आकर उस डेमन स्पिरिट को पकड़ कस के गले लगा लेता है और अब अपनी स्किल ग्रेट फ्लेम एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करता है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिससे आग से सब कुछ जल गया था। पर अपने शरीर को एकदम पक्का गया ये चिंग वहीं पर दूर पटक कर गिर जाता है, पर उसके सामने मौजूद वो डेमन स्पिरिट उस आग में लगातार जलकर राख हो रही थी। और ये चिंग को नोटिफिकेशन आती है कि उसने डेमन स्पिरिट को हरा दिया था और उसकी हेल्थ इस वक्त पूरी 1 पर थी, यानी वो मरने से बाल बाल बचा था। और साथ ही उसका हाथ इतना ज्यादा जल गया था कि वो फिलहाल के वक्त हथियार हो और स्पेल्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। पर इतने खतरनाक मॉन्स्टर को हराने का ये प्राइस तो बहुत ही छोटा था और वैसे भी उसके पास रीजनरेशन एबिलिटी थी, जिसका कूलडाउन खत्म होने पर वो फिर से हील हो सकता था। कि तभी उसे याद आता है कि उसे फटाफट इस डेमन स्पिरिट को रिसाइकिल करना होगा उससे पहले कि आग में जलकर राख हो जाए। और फिर अपनी स्कैवेंजर जॉब को एक्टिवेट कर वो उसे रिसाइकिल कर लेता है और अब उसे उसका एबिलिटी आर्टिफैक्ट पे मिल गया था, जो था सोल रीपर। और इसका इस्तेमाल कुछ ऐसा था कि ये चिंग एक डेमन स्पिरिट को समन करेगा जो उस गाइड से बहुत ही घातक हमले करेगी और अगर स्किल से कोई भी टारगेट मरेगा तो इसकी इफेक्ट से ये चिंग का खुद का 5% हेल्थ और माना बढ़ेगा। और ये चीज अगर 5 बार से ज्यादा लगातार हुई तो ये चिंग 1 सेकंड के लिए एक नीरा का स्टेट में चला जाएगा, जिससे 1 सेकंड में उस पर कोई भी फिजिकल हमलों का असर नहीं होगा। पर अगर इस स्किल का इस्तेमाल करने के बाद वो किसी भी टारगेट को मार नहीं पाया तो इसे उसका बराबरी का बैकलैश भी मिलेगा। और ये वाला आर्टिफैक्ट ये चिंग की आत्मा के साथ जुड़ा था, जिसे वो किसी को भी नहीं दे सकता था। और ये चिंग भी पाता है कि इस बार के कार्ड्स उसे सच में कितने अलग मिले थे, जो कि एक तरह की आत्मा के साथ कॉन्ट्रैक्ट थे। और इस स्किल का इस्तेमाल तभी करना बेहतर था जब काफी सारे लो लेवल के सोल्जर्स झुंड में हों जिन्हें वो एक ही बार में निपटा पाएगा। पर अगर इस स्किल के अटैक से कोई मारा न गया तो उसका बैकलैश इतना गंदा था जिससे ये चिंग ज्यादा कम एचपी होने पर मारा भी जा सकता था, इसलिए उसका इस्तेमाल सिर्फ सही वक्त पर ही किया जा सकता था। एंड फिर वो पाता है कि आगे का रास्ता खुल गया था और उसका रीजनरेशन का कूलडाउन भी खत्म हो गया था। और फिर अपनी रीजनरेशन एबिलिटी को एक्टिवेट कर वो वापस से पूरा हील हो जाता है। पर भैंस की टेंट इसके रीजनरेशन से तो न जाने इसने अपने कपड़े तक भी कैसे हील कर लिए। एंड फिर वो अपनी बहन शालजो को ढूंढने निकल पड़ता है और यहाँ पर बेस के एक कमरे में हम देखते हैं कि एक बहुत ही भयानक मॉन्स्टर काफी लोगों को काट रहा था और मार रहा था और वहीं उसके पीछे एक डोल से गिर रखी थी और उसके पीछे एक मैरिज में ये सिंह की बहन ये शालजो छुप रखी थी। एंड फिर वो एक बोतल को पकड़कर उस मॉन्स्टर की पिछली तरफ फेंकती है ताकि
उस मॉन्स्टर का ध्यान भटके और आवाज का पीछा कर वो उस तरफ जाए और वो मॉन्स्टर भी उस आवाज का पीछा कर उस तरफ चला जाता है कि शाओजो मौका देखकर वहां से बाहर आती है, जो करती करती वो गिर जाती है क्योंकि एक्चुअली में वो चल नहीं सकती थी। तो ऐसे में अपने शरीर को संभालना थोड़ा मुश्किल होता था। पर फिर वहां से रेंगती आगे बढ़कर वो अपने टैडी बेयर को पकड़ने की कोशिश करती है, ये बताकर कि वो अपने भाई को कभी भी बुली नहीं होने देगी। कि उसके गिरने की आवाज सुनकर वो मॉन्स्टर वहां पर सीधा उसके टैडी बेयर पर कदम रखता है और शाओजो एकदम डर गई थी अपने सामने इतने भयानक मॉन्स्टर को देखकर, जो पक्का उसके पास उसे लोरी सुनाने तो नहीं आया था। और तभी वो मॉन्स्टर गुस्से से जोर से चिल्लाने लगता है और अपने सामने उस भयानक बड़े मॉन्स्टर को देखकर शाओजो को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि अब उसे बचने के लिए क्या करना चाहिए। कि वो मॉन्स्टर उसकी तरफ ही बढ़ता चला रहा था और वो बस निराश होती कह रही थी, भैया मुझे बचा दो। और वो मॉन्स्टर भी उस पर वार कर उसे मारने वाला होता है कि न जाने उस मॉन्स्टर के पीछे से एक लॉन्ग स्वॉर्ड लेकर एक आदमी कूद पड़ता है और सीधा ही उस विशाल मॉन्स्टर को अपने घातक एक ही वार से पूरा काट डालता है। एंड शाओजो भी ये देखकर हैरान हो जाती है और फिर ध्यान से अपने सामने एक आदमी को देखती है जो कि एक डुअल स्पोर्ट्समैन वूमिंग था। और वो ये पाकर खुश होती है कि वो एक हंटर था और शायद वो उसकी यहाँ पर मदद करने आया था। पर वूमिंग का मुंह फेरता वहाँ से जाने लगता है जैसे उस बच्ची से उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। पर शाओजो उसके पैर पकड़ लेती है और बताती है उसे भी अपने साथ ले जाने को, वरना बहुत ही बड़ी मुसीबत हो जाएगी। पर वूमिंग उसे बताता है कि अंदर अब कोई भी मॉन्स्टर जिंदा नहीं बचा, तो वो लड़की बस चुपचाप अंदर छुप सकती है। और क्योंकि वो खुद इन मॉन्स्टर से लड़ने जा रहा है तो अगर वो उसका पीछा करेगी तो वो पक्का मारी जाएगी। पर शाओजो उसे बताती है कि नहीं, उसे जिंदा ही रहना होगा क्योंकि उसे अपने भाई से फिर से मिलना है, क्योंकि उसके भाई ने उससे वादा किया था। और फिर हमें 7 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। उस बेसबाले हुए हादसे के बाद हम ये चिंग को हॉस्पिटल में देखते हैं जिसे डॉक्टर बता रहे थे कि शाओजो के शरीर की स्पाइनल नर्व्स बहुत ही ज्यादा डैमेज हो गई थी, तो वो आज से कभी भी फिर से आम तौर पे चल नहीं पाएगी। और ये बात ऑलरेडी काफी शॉकिंग थी कि वो अभी भी अपने ऊपर के शरीर को हिला सकती थी, वरना नॉर्मली उसका पूरा शरीर ही नहीं चल पाता। और छोटा ये चिंग भी डॉक्टर की बातों को अच्छे से समझ रहा था और डॉक्टर उसे बताते हैं कि चाहे वो शाओजो का जितना भी इलाज कर ले उसे पूरी तरह ठीक करना नामुमकिन होगा जब तक कोई अजीब चीज ना हो। तो एंड ये चिंग उनसे इस अजीब चीज का मतलब पूछता है, डॉक्टर आपको इस बात से क्या मतलब है? अगर शाओजो के पूरी तरह से ठीक होने के कुछ भी चांसेस हैं तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। पर डॉक्टर बताते हैं कि अब शाओजो का इलाज साइंस से नहीं किया जा सकता और उसने कभी कभार कुछ ऐसे केसेस सुने थे जहाँ पर अंधे लोगों की भी नजरें अबेस में जाकर वापस आ गई थी। और आजकल की अबेस की दुनिया में ऐसी ऐसी बीमारियों को ठीक किया जा सकता है जिन्हें साइंस द्वारा पहले कभी नामुमकिन माना जाता था। और अगर ये चिंग की बहन का ये हालात एक मॉन्स्टर की वजह से हुई थी जो कि अबेस से आते हैं, तो हो सकता है कि उसकी इस बीमारी का इलाज भी उससे अबेस के अंदर ही मिले। जो बात सुनकर ये चिंग भी बताता है, तो इस बात का मतलब है अगर मैं अबेस में जा पाया तो मैं अपनी बहन को ठीक कर सकता हूँ। पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि सिर्फ जॉब चेंजर्स ही हैं जो अबेस की दुनिया में जा सकते हैं और ये चिंग जैसा एक नादान बालक वहाँ पर बस पालतू में मरने जाएगा। तो ये चिंग को इस इलाज की चिंता के छोड़कर इस बारे में चिंता करनी चाहिए कि आखिर वो ट्रीटमेंट के पैसे को कैसे पूरा करेगा, क्योंकि इस हॉस्पिटल की डेली फीस ही 8000 युआन से ज्यादा की थी। जिस बात पर ये चिंग बताता है कि वो अपनी पूरी मेहनत से पैसे इकट्ठे करने की कोशिश करेगा। तो बस उन हॉस्पिटल वालों को उसकी बहन का ध्यान रखना था जिसका इलाज वो ढूंढ ही लेगा। और फिर डॉक्टर भी उसे वहाँ से बाय करता है और ये चिंग अपनी बहन के रूम की तरफ जाने लगता है कि पीछे से वो सुनता है कि कुछ नर्सेस बातें कर रही थी कि कैसे ये चिंग के दोनों पेरेंट्स मारे गए और उसकी बहन भी बिल्कुल भी अच्छी हालात में नहीं थी और वो बेचारा सिर्फ लोता ही बचा था। पर ये चिंग उन लोगों की इन फालतू बातों को बिल्कुल भी दिल पे नहीं लेता और फिर एकदम मुस्कुरा कर एकदम खुश होता अपनी बहन से मिलने आ जाता है, जो कि ये चिंग से पूछती है कि आखिर वो इतने टाइम से कहाँ पर गया था। कि उसके पास बैठकर वो बताता है कि वो डॉक्टर से मिलने गया था और साथ ही साथ आज से वो काम करने के लिए एक अबेस नाम की जगह पर जाने वाला था। जो नाम सुनकर शाओजो पूछती है कि क्या वो जगह सेफ है, जिस पर ये चिंग भी यहाँ करता है और बताता है कि वो जगह काम करने के लिए बिल्कुल ही सेफ है और उसे उस जगह पर जाकर बस बाकियों के पीछे पीछे जाना है और मेन काम सारे बड़े लोग कर देंगे। और फिर वो शाओजो को बताता है कि वो उसके लिए एक गिफ्ट लाया था जो था एक प्यारा सा टेडी बेयर, जो देखकर ये चिंग उसे बताता है कि वो खुद तो रोज उसके साथ नहीं हो पाएगा, पर जब तक वो उसके साथ नहीं होगा उसके हिस्से में ये टेडी बेयर उसका ध्यान रखेगा। पर शाओजो ये चिंग को बताती है कि उसके परिवार में सिर्फ एक ये चिंग ही बचा है, तो वो उसे खतरे में डालना बिल्कुल नहीं चाहती। तो वो ये चिंग को जहाँ पर भी मॉन्स्टर्स हो उस जगह पर ना जाने को कहती है। पर ये चिंग उसे बताता है कि उसे काफी ज्यादा पैसे देने वाली जॉब मिली है जिससे वो जल्दी उसके पैरों को ठीक कर पाएगा। तो अगर बस शाओजो उसका थोड़ा और देर तक इस हॉस्पिटल में वेट करेगी वो जल्दी वापस फिर से चल पाएगी। एंड ये चिंग उस बात को लेकर शाओजो से बताती है कि अगर उसके भाई को पैसे कमाने के लिए इन खतरनाक मुसीबतों से निपटना पड़ेगा उससे अच्छा वो पूरी जिंदगी व्हील चेयर पे बिता लेगी। तो बस ये चिंग को कुछ भी कर इन मॉन्स्टर्स वाली जगह पर नहीं जाना था और ये उनका वादा था, जिस पर ये चिंग भी मान
गया था। एंड अब वापस प्रेजेंट में हम देखते हैं शाओजो वूमिंग को बता रही थी कि अगर वो बेस में रही तो उसका भाई पक्का उसे बचाने के लिए यहाँ पर आ जाएगा और वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसकी जान रिस्क पर आ जाए, इसलिए वो भी न मरकर वूमिंग के साथ वहाँ से बाहर जाना चाहती थी ताकि उसकी वजह से उसके भाई को भी कुछ ना हो। और ये सारी कहानी और बातें सुनकर वूमिंग भी थोड़ा थोड़ा मान गया था और इसीलिए शाओजो को उठाकर वो व्हील चेयर पे बिठाता है। पर एक बात वो उसे पहले ही बता देता है कि वो खुद से लड़ने में काफी बिजी होगा, तो अगर उस दौरान किसी मॉन्स्टर ने उस पर हमला किया तो वो उसकी रक्षा नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर शाओजो उसकी कमिश्नर नहीं थी तो उसे बिल्कुल परवाह नहीं है अगर वो मर भी जाए तो। जिस बात पर वो भी मानती बताती है कि वो उसके काम में बिल्कुल टांग ना अड़ाकर बस उसके पीछे पीछे ही रहेगी। एंड फिर वूमिंग अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता बताता है कि वो एक ड्यूल स्पोर्ट्समैन है, जबकि न जाने क्यों वो बस एक लंबी तलवार ही चलाता है। भाई तेरी दूसरी तलवार कहाँ है? नहीं एक मिनट रहने दो, मेरे को नहीं जानना। और यहाँ बेस की एक तरफ हम ये चिंग को देखते हैं जो वहाँ से जाता हुआ कह रहा था कि उसने स्कैवेंजर के तौर पर काफी टाइम काम तो किया था, जिस दौरान उसने काफी ऐसे पोशंस देखे थे जो घावों को काफी अच्छे से हील कर देते हैं। और बेस का एक रूल सबसे पक्का था कि एक व्यक्ति उस शरीर से ज्यादा अपने आप को हील नहीं कर सकता जिस शरीर को लेकर वो अबेस में आया था। यानी मान लो अगर ये चिंग अबेस में आने से पहले ही घायल था तो अबेस में अंदर आकर वो किसी मॉन्स्टर से और भी घायल हो जाएगा तो वो अपने मॉन्स्टर के किए गए घावों को तो ठीक कर पाएगा, पर जो उसके अंदर आने से पहले वाले घाव थे उनको नहीं। और अगर ऐसा ना होता तो उसे कब का शाओजो के लिए कोई ना कोई तौर तो मिल गया होता कि तभी वो अपने सामने देखता है ढेरों से जॉब चेंजर्स की लाशों को, जिनसे अंदाजा हो रहा था कि ये लोग पक्का एक हाई लेवल के मॉन्स्टर के साथ लड़कर मारे गए होंगे। पर वहाँ पर ये चिंग को किसी भी मॉन्स्टर के ट्रैक्स वगैरह तो नहीं दिख रहे थे, जिससे अंदाजा होता था कि कोई व्यक्ति तो उस मॉन्स्टर को मारकर यहाँ से गया था। और तभी पास में उसे एक बहुत ही बड़ी जायंट बीस्ट की लाश आधी कटी दिखती है, जिसे देखने से लग रहा था कि वो पूरे एक ही बार में काटा गया था। और ये चिंग की ऑब्जर्विंग आई भी उससे कोई भी मैजिक का ट्रेस डिटेक्ट नहीं कर पा रही थी। यानी जिस भी बंदे ने इस मॉन्स्टर को मारा था वो भी सिर्फ अपनी शारीरिक ताकत से। जो बात जानकर ये चिंग एक्साइटेड हो जाता है कि यहाँ पर कोई बाकी सभी जॉब चेंजर से ज्यादा शक्तिशाली मौजूद था, जिससे ये चिंग को अंदाजा हुआ था कि यह अनजाना ताकतवर व्यक्ति एक बोन क्रशिंग लेवल का था। और यहाँ हम देखते हैं शाओजो को जो कि वूमिंग के पीछे पीछे चल रही थी कि तभी वूमिंग अचानक एक जगह पर रुक जाता है, जो देखकर शाओजो को भी लगता है कि शायद खतरा आ गई है। और वूमिंग अपने साइड में नोटिस करता है और बहुत सी तेज लाइट ट्रैप्स को जो कि एक्टिवेट होकर उससे पूरी तेजी से ही टकरा जाते हैं। और ये देखकर शाओजो एकदम रो पड़ती है कि अभी अभी तो उसकी मदद करने वाला उसे एक साथी मिला था और क्या वो भी इतनी जल्दी मारा गया। पर वूमिंग वहाँ पर उन हमलों को डायरेक्ट खाने के बावजूद भी वहीं पर बिल्कुल सही सलामत खड़ा था, जैसे कि इन छोटी मोटी चीजों से उसे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता था। और शाओजो से पूछती है कि अगर वूमिंग ठीक था तो क्या अब उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। कि फिर हमें थोड़ा सा 4 साल पहले का वूमिंग का पास दिखाया जाता है कि एक एंशिएंट टॉम क्लास की अबेस में, जहाँ पर बहुत ही खतरनाक एक किंग लेवल का बॉस मॉन्स्टर था जो कि वहाँ पर आए गए जॉब चेंजर्स को आसानी से ही मार रहा था। और वो नजारा वहाँ पर मौजूद वूमिंग और भी आदमी देख रहे थे कि उन पर चिल्लाता हुआ एक टकला आदमी उन्हें बताता है, आराम करो, मैं तुम्हें पैसे दे रहा हूँ और तुम फिर बेस मॉन्स्टर से मार खा रहे हो। तुम लोग मर कर नहीं चाहो तो पैसों के लिए तुम्हें अपना काम ढंग से करना चाहिए, क्योंकि याद रखो तुम सभी के जिंदगी को मैंने अपने पैसों से खरीदा है। और वूमिंग और बाकी मर्केनरीज भी इस बात के खिलाफ नहीं चाहते, क्योंकि वूमिंग एक्चुअल में एक क्रिमिनल था जिसके पास कोई भी लीगल स्टेटस नहीं था, तो वो अबेस में सिर्फ मर्केनरी के तौर पर ही आ सकता था, जो कि सिर्फ पैसों के लिए गंदी से गंदी डिमांड पूरी करने को भी रेडी थे। और वो टकला आदमी अब पैसे लगाकर बताने लगता है कि जो भी इस बॉस मॉन्स्टर को मार देगा वो उसे 1 लाख क्रेडिट पॉइंट्स देगा, क्योंकि इस बॉस मॉन्स्टर से एक बहुत ही तगड़ा ट्रशन मिलने वाला था। पर जब कोई बात नहीं सुनता तो वो सीधा 2 लाख कॉइंस पर आ जाता है। पर अभी भी कोई भी नहीं हिल रहा था, क्योंकि जितना वो टकला पैसा आगे बढ़ाएगा उतना ही उनका फायदा होगा। और फिर जब वो टकला 2.5 लाख कॉइंस तक पहुंच जाता है, सभी लोग उस बॉस मॉन्स्टर पर हमला करने के लिए टूट पड़ते हैं। पर उन्हें संभालने के लिए वो बॉस मॉन्स्टर वहाँ पर कुछ और भी मविस मॉन्स्टर को समॉन कर लेता है, जिससे पैसों के लालच में वो सभी मर्केनरीज अपनी पूरी ताकत लगाकर लड़ रहे थे कि कुछ तो बंदे आकर सीधा बॉस मॉन्स्टर पर हमला करते हैं, जो कि इतना ज्यादा ताकतवर और तेज था कि एक ही बार में वो दोनों को आसानी से मार देता है। और तभी उससे लड़ने के लिए वहाँ पर वूमिंग भी आ जाता है, जो कि आया तो एकदम स्टाइल में था, पर अगले ही पल वो मुंह खाकर दूर पड़ता है। और उससे पहलने के बाद अब वो बॉस मॉन्स्टर उस टकले आदमी की तरफ देख रहा था, जो कि कब से बहुत ज्यादा मेरा पैसा चिल्लाई जा रहा था। क्या वो परसेल होते बचे वूमिंग को चिल्लाने लगता है कि उन्हें पैसे तब भी मिलेंगे अगर वो यहाँ से जिंदा वापस आएगा, क्योंकि अभी तक उनमें से किसी को भी पैसे नहीं मिले थे। और वो बॉस मॉन्स्टर तेजी से उस आदमी की तरफ ही भाग रहा था कि उसके पीछे पीछे वूमिंग भी, पर पैसों के लिए। उससे पहले वो बॉस उस टकले को कुछ कर पाता, वूमिंग अपनी पूरी तेजी और
ताकत से आकर सीधा लॉन्ग स्वॉर्ड को उस बॉस में धंस देता है और फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर उस बॉस को वहीं पर मार देता है कि उसके उस बॉस को मारने के बाद ही वहाँ पर उसका ट्रेजर और एक अजीब सी आइटम प्रकट हुई थी कि तभी वूमिंग को धकेलता हुआ वो टकला आदमी फटाफट उस ट्रेजर के पास आ जाता है और वूमिंग उसे एक बात याद करवाता है कि वादे के मुताबिक उसकी पेमेंट डबल होगी। पर खुशी में ट्रेजर खोलता हुआ वो टकलू बताता है कि वूमिंग तो पहले ही मरने के हालात में है, तो आखिर एक मरे व्यक्ति को आखिर पैसे क्यों ही चाहिए होंगे। और अब इस ट्रेजर को खोलता वो बहुत ही ज्यादा खुश था कि शुक्र है उसने इस हिडन बेस की लोकेशन को खरीदा था, जिससे अब वो बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाएगा। कि उस ट्रेजर के खुलने के बाद वहाँ से एक बहुत ही ज्यादा तेज रोशनी आती है, पर सिवा कुछ रोशनी के जो कि कुछ पलों में गायब हो जाती है। वो टप ठपक खाली था, जो देखता वो आदमी इरिटेटेड चिल्लाने लगता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बॉस को मारने के बाद उन लोगों को एक खाली ट्रेजर बॉक्स मिले। और वो गुस्से में चिल्ला ही रहा था कि उसने यहाँ तक आने में बहुत ही मेहनत की थी कि न जाने उसके शरीर को कुछ होने लगा था और धीरे धीरे कर उस आदमी की सांसें तक फूलने लगी थी और अगले ही कुछ पलों में वो रेत में बदल जाता है। जो देख वोमिंग समझ गया था कि ये एक सैंड स्पेल थी, यानी जिस ट्रेजर बॉक्स को उस आदमी ने खोला था वो एक्चुअली में शराब पे था, जिससे वोमिंग घबरा गया था कि क्या इस शराब का असर उस पर भी हुआ था। पर पास ही वो चमकती आइटम जो उसके पास इस बेस के बॉस को मार कर आई थी वो एक इमोर्टल रैलिक था, एक ऐसा आर्टिफैक्ट जो बॉस को मारने के बाद वोमिंग की आत्मा के साथ जुड़ चुका था, जो अपने ऑनर को एक अनडेड क्रिएचर बना देता है और उन अनडेड क्रिएचर को सिर्फ सैक्रेट और हीलिंग मैजिक की डैमेज दे सकती है और बाकी कोई भी हमले उन्हें नहीं मार सकते। और उसी पल से वोमिंग ने अपनी दर्द और इमोशन महसूस करने की शक्ति को गवा दिया था। और हम वापस दरअसल में आते हैं जहाँ पर वोमिंग अपनी ये पास की बातें शाओजो को सुना रहा था, जो बातें सुनकर शाओजो बताती है तो तुम्हारे खून में असल में रेत है, पर आखिर तुम्हारे साथ किस तरह का शराब जुड़ा है। पर वोमिंग यहाँ पर उसकी बात सुनने के बाद उसे चुपचाप इग्नोर कर देता है, ये मानता है कि अब इससे ज्यादा बातें बताकर कुछ नहीं होने वाला, जिससे शाओजो थोड़ा नाराज होती है। और यहाँ येचिंग की तरफ हम देखते हैं बहुत सारे अजीब से और टाइप के मॉन्स्टर्स को जो कि लगातार इकट्ठे येचिंग पर हमला कर रहे थे, पर येचिंग उन्हें बहुत ही आसानी से मार रहा था। और पहले जब वो जल्दी में था तो उसने अपने मिले गए पॉइंट्स को अच्छी तरह से नहीं बांटा था, इसलिए अब उसे अपने फ्री पॉइंट से अपने सभी स्टैट्स को बराबर 200 पार करना था और ना ही उसके पास सभी इन्फॉर्मेशन थी कि आखिर अगले कमरे में कौन सा मॉन्स्टर होगा। तो उसने अपने तरीकों को नहीं संभाला तो वो भी आगे जाकर आसानी से मारा जा सकता है। और इस वक्त जिन मॉन्स्टर से वो लड़ रहा था वो कोई ज्यादा शक्तिशाली वगैरह बिल्कुल नहीं थे, बस उनसे लगातार लड़ाइयां लड़ने के बाद येचिंग को भी थकावट होने लगी थी। पर अंततः बैल वो उन्हें आसानी से पे ली जा रहा था, पर वो नोटिस कर भी लेता है और फिर हवा में वो भी एक डैगर फैंसी स्किल का इस्तेमाल करता है, जिससे कुछ मॉन्स्टर्स को मारने के बाद उसे नोटिफिकेशन आता है कि उसका माना 5% से भी कम बचा था। और अब येचिंग थोड़ी मुश्किल में था कि बिना माना के वो कोई भी स्किल का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। और जब उसका ध्यान भटक रखा था एक मॉन्स्टर तब उसे मारने के बाद वह फटाफट उसमें टूट पड़ता है, पर येचिंग के पास अकेली उसकी स्किल्स ही थोड़ी न थी। एंड फिर अपने मुक्के को पूरी ताकत से कसकर वो एक ही जोर का मुक्का मारकर उस मॉन्स्टर को मजे से पेल डालता है कि उसने वहाँ के मॉन्स्टर खत्म किए थे कि वहाँ पर आके से और भी प्रकट हो जाते हैं। और ऑलरेडी 4 मॉन्स्टर रूम्स को क्लियर करने के बाद येचिंग का शरीर एकदम ही थक चुका था और उसका मैक्सिमम माना भी बहुत ही कम बचा था और उसके बैग में जो माना पोशंस पड़े थे उनका भी सभी का इस्तेमाल हो गया था। और अब तो उसके पास सिर्फ एक बड़ी माना बोतल बची थी जिसे वो खास जरूरी वक्त के लिए सेव करना चाहता था, क्योंकि क्या पता आगे क्या हो जाए, क्योंकि अभी तक वो बॉस रूम तक थोड़ी ना आया था। एंड फिर वो फटाफट उन मॉन्स्टर की तरफ बढ़कर अपने हर एक मुक्के में उन्हें आसानी से तबाह कर देता है, किसी का गला घोट कर और किसी की लातें मरोड़ कर, किसी का सर निकाल कर तो किसी का सर फोड़ कर। और ये लगातार लड़ाइयाँ उसे भी परेशान कर देती हैं कि फिर उसे एक कमाल का आइडिया आता है और फिर वो अपने उसी आर्टिफैक्ट सोल रिएपर का इस्तेमाल करता है। और उसकी स्किल से जहाँ तक उसे याद था कि वो जितने लोगों को मारेगा उसकी हर एक किल में 5% की हेल्थ बढ़ जाएगी, यानी जितने ज्यादा किल्स उतना ज्यादा फायदा। और फिर वो छोटा सा सोल रिएपर आकर बहुत ही तेजी से जाकर लगातार रास्ते में आए हर एक मॉन्स्टर को मार देता है, जिसके इफेक्ट से येचिंग का हेल्थ और माना दोनों ही वापस रिस्टोर हो गए थे। और सोल रिएपर ने इतने ज्यादा मॉन्स्टर्स को मार दिया था कि येचिंग का हेल्थ और माना दोनों ही फुल हो गए थे, जिसकी बदौलत तब येचिंग का बड़ा वाला पोर्शन बच गया था कि तभी चलते चलते उसके पैर से कुछ टकराता है। तब वहाँ पर एक ग्लासेस पड़ रखे थे और अगर यहाँ पर किसी के ग्लासेस थे जिसका मतलब था कि यहाँ पर पक्का कोई तो था। और तभी उसे अपने पीछे के बैरल से कुछ आवाज आती है कि जब येचिंग उस तरफ गुस्से में पूछता है कि कौन है, बैरल से एक आदमी निकलता हुआ उसे बताने लगता है कि वो एक इंसान है तो उसे मारने की जरूरत नहीं। एंड फिर बाहर निकल आकर वो उससे पूछता है कि येचिंग ने उसके ग्लासेस देखे थे जिनके बगैर वो सही देख नहीं पाएगा। एंड ये एक्चुअली में वही डॉक्टर था जिसने काइजर को मॉन्स्टर के साथ म्यूटेट किया था। और येचिंग उसे उसके ग्लासेस देता है जिन्हें डालता हुआ वो भी बताता है कि उसका नाम जोंग शिनचान है और वो यहाँ पर एक डॉक्टर और एक रिसर्चर है। पहले मुझे पता नहीं चल पाया कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ, पर अचानक ही मेरा ब्लड
बहुत से मॉन्स्टर के साथ भर गया था, बिल्कुल उन्हीं की तरह जिन्हें तुमने अभी अभी मारा था। एंड फिर वह ये बकाऊ बातें बताने लगता है कि उन मॉन्स्टर्स को देखकर वो इतना डर गया था कि उसके पास कोई भी चॉइस नहीं थी उन मॉन्स्टर से बचने के लिए एक बैरल में छुपने के अलावा। पर ये चिंग उसकी फालतू बातों को छोड़कर पूछता है कि क्या उस डॉक्टर ने किसी और सर्वाइवर को देखा था। जो बातें सुनकर सॉन्ग बताता है कि ये अब एक बेसल हॉस्पिटल बन चुका है जिसमें ठीक ठाक लोगों का जिंदा बचना भी मुश्किल है। तो आखिर ये बिना सही सलामत शरीर वाले लोग कैसे बचेंगे जिनके पास चलने को ना ढंग के पैर है और ना हाथ। जिस बात से ये चिंग गुस्सा होता है कि आखिर वो एक डॉक्टर होने के बावजूद पेशेंट्स के बारे में इतना बुरा भला कैसे बोल सकता है। जिस पे डॉक्टर बताता है कि आखिर उसने गलत ही क्या बोला। एंड बेशक वो खुद भी मॉन्स्टर का सामना नहीं कर सकता था, इसीलिए तो वो उनसे बचकर छुप रखा था। तो अगर उसके पास स्ट्रॉन्ग एबिलिटीज होती तो वो आखिर इस बैरल में क्यों ही छुपता। एंड फिर वो ये चिंग से पूछता है कि क्या वो यहाँ पर उसे बचाने आया है। अब बकवास बातें बंद करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कमीशन मिली है। लियोनार्ड ने तुम्हें वादा किया होगा बहुत अच्छा रिवॉर्ड देने का, जब तक तुम मुझे यहाँ से ले जाओ वो रिवॉर्ड तुम्हारा होगा। जिससे ये चिंग को पता चल गया था कि इस डॉक्टर को लग रहा था कि यहाँ पर इस जगह उसे काइसर ने भेजा था। और ये चिंग को याद आता है कि काइसर को मारने के बाद उसे 150 एट्रीब्यूट पॉइंट्स भी मिले थे और साथ ही एक अजीब सी प्लेट जो कि लियोनार्ड हंटर ग्रुप का एम्बलम था। एंड यहाँ पर अब ये चिंग उस डॉक्टर को छोड़कर अब इसके और अंदर जाने लगता है, जिस पर पीछे से डॉक्टर भी आवाजें लगाता बता रहा था कि बाहर का रास्ता पीछे की तरफ है। तो ये चिंग कहाँ जा रहा था कि ये चिंग उससे पूछता है कि क्या वो डॉक्टर बोर्ड एरिया से आया था। जिस बात पर हाँ करता वो बताता है कि ये चिंग को फालतू में उन पंगु लोगों को बचाने की जरूरत नहीं है क्योंकि उनके खुद के शरीर ठीक नहीं है, तो वो ये चिंग को एहसान के पैसे नहीं दे पाएंगे। पर ये चिंग उसे बताता है कि वो अंदर जा रहा है क्योंकि उसकी बहन भी अंदर मौजूद है। जो बात सुनकर उस डॉक्टर को भी अंदाजा हो जाता है कि ये चिंग यहाँ पर उससे नहीं बल्कि अपनी बहन को बचाने आया था और वो कोई लियोनार्ड से नहीं था। पर वो डॉक्टर फिर भी उम्मीद में था कि शायद ये चिंग उसे भी बचा ले। पर अब इसके और अंदर जाता वो उसे बताता है वैसे एक बात से मुझे माफ करना क्योंकि बेशक मुझे कचरे को इकट्ठा करने में मजा आता है पर कचरे को बचाने में नहीं। तो तुम यहाँ पर अब बस मजे से रह सकते हो। जिस बात से ये चिंग का साफ साफ मतलब था कि वो डॉक्टर सिर्फ नाम का ही था पर असलियत में एक कचरा था जैसे लोगों की वैल्यू नहीं पता थी। पर अब क्या कि ये चिंग अपनी बहन को बचा पाएगा ये तो बात हम जानेंगे इसके अगले एपिसोड में। एंड ये सीरीज वेल फिलहाल ऑन गोइंग है तो नया एपिसोड आने में थोड़ा टाइम लगेगा। पर वेल अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी सीरीज के भी जल्दी एपिसोड लाऊं तो आपको इस वीडियो पे कम से कम भी 250 कमेंट्स करने पड़ेंगे। जो हो जाएंगे तो मजा आ जाएगा और जेबें तो वैसे भी आपकी फटी होंगी तो सुपर थैंक्स का तो मैं बोलूंगा नहीं। वेल एनीवेज नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना क्योंकि क्या पता कब भी न्यू वीडियो आ जाए। सो फिलहाल एनीवेज फॉर नाउ बाय गुड बाय सायोनारा जाना।